guys, my name is Tanuja Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CDS. आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ मैंने दोनों तरफ लिखा हुआ है। एक तरफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, दूसरी तरफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। जो भी इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने यहाँ पर समराइज किए हैं और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। कंप्लीट नोट्स होंगे, अगर आप वो कर लेते हैं तो आपको एनसीईआरटी और कंपटीशन के लिए कहीं से कुछ और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, बस उनको कवर कर लीजिए। दैट वुड बी सफिशिएंट, दैट वुड बी इनफ। ओके, तो देखते हैं। देखिए बेटा जी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं। आपको पता है कि सॉलिड जो है वो तीन तरीके के हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के टर्म्स में बात की जाए तो, क्योंकि थोड़ा बहुत आपने पहले भी पढ़ा है, जैसे कि कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स। अब देखिएगा बेटा, जो आपने चीजें नहीं पढ़ी कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों होती है या फिर इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों नहीं हो पाती, वो आज आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो। ठीक है, वो टॉपिक्स को आप यहाँ पर देखोगे। पहले से आपको इतना पता है, इतना पोर्शन पता है, लेकिन क्यों कंडक्ट होती है कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर में क्यों नहीं होती, और सेमीकंडक्टर में कैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को बढ़ाया जा सकता है, वो सारी चीजों के जवाब हम इसमें जानेंगे। देखिएगा बच्चा, कंडक्टर में मैंने लिखा हुआ है कि जो कंडक्टर्स होंगे उनका जो रेंज होती है वो होती है 10⁴ टू 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ऐसे ही तीनों की रेंज लिखी हुई है। अब देखो बेटा, आपको समझ में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर जैसे जैसे हम जाते हैं तो इसकी रेंज क्या है, इसकी तो बहुत कम है ना। अगर माइनस में पहुंच गया तो वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो गई, कम हो गई बहुत। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे वुड हुआ, रबर हुआ, सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ। ठीक है, वो मेटल्स या नॉन मेटल्स कह सकते हैं। मेटल तो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, नॉन मेटल्स जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती कुछ। ठीक है, जनरली नहीं करती है, कुछ ऐसी होती है जो कंडक्ट कर जाती है, तो उस एक्सेप्शन को हम यहाँ नहीं लेते हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर सल्फर फास्फोरस को एग्जाम्पल में इंक्लूड किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा यहाँ पर दो तरीके के होते हैं ये कंडक्टर्स, मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अब मेटालिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। देखिएगा, मेटालिक कंडक्टर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर मेटल्स होंगी, और मेटल में इलेक्ट्रिसिटी क्यों होगी बताइए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्यों होंगी, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा जी, एक बात समझिएगा, जब भी कोई मेटल होती है, कोई भी मेटल होती है, तो मेटल के अंदर क्या होगा, जैसे मैंने सपोज आयरन ले लिया, ये पूरा आयरन का टुकड़ा है। ठीक है, तो जो आयरन होगा वो ऐसी +2 स्टेट में अगर है तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। ठीक है, ऐसी +2 स्टेट में है तो वापस से 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। तो बेटा जी, ये पूरा का पूरा जो आयरन का टुकड़ा होता है ना, ये पूल और आयंस, दिस इज द पूल ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये पूल होता है, जैसे स्विमिंग पूल में पानी होता है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं इस आयरन के टुकड़े की बात करूंगी तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो इजीली क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगी। ये तो एक तरीका हो गया समझाने का। क्यों मेटालिक कंडक्टर थोड़े समझ गए ना, क्या होगा मेटालिक कंडक्टर्स में, मेटल्स जो कि इलेक्ट्रिकली कंडक्टर हो। अब क्यों मेटल्स इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होती है, क्योंकि दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या होगा बेटा जी, यहां पर होंगे आयंस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे कहां पर, जब आपको कंडक्टर्स चैप्टर पढ़ाया जाएगा, वहीं पर आपको ये ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, इन सब को आप अच्छे से पढ़ोगे बेटा जी। ये किसकी यूनिट होती है, तो यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा ये ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स को या फिर इसको डिस्क्राइब नहीं करूंगी, क्योंकि वहां पर आपको फुल ऑन टोटल कंप्लीट चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। ओके, तो बस आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किसकी वजह से होगी, हमेशा आयन की वजह से। तो आप चीज समझिए, अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी है तो वो दो चीजों की वजह से है, या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से या आयन की वजह से। अगर सॉलिड स्टेट है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी, और अगर क्या है, अगर लिक्विड स्टेट है तो वो आयन की वजह से होगी। इतनी बात समझ आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा, इसको हमने यही छोड़ दिया क्योंकि हमने 3rd चैप्टर में इसको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। अब आते हैं हम यहाँ पर।
अब इसको बच्चा, जो मेटालिक कंडक्टेंस है, इसको हम एक थ्योरी होती है जिसको हम बोलते हैं बैंड थ्योरी, ठीक है, बैंड थ्योरी। अब ये बैंड थ्योरी क्या कहती है, ठीक है, ये कैसे एक्सप्लेन करती है कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर्स को, यही आपके सिलेबस में है। बैंड थ्योरी क्या कहेगी कि भाई दो तरह के बैंड होते हैं, एक होता है बैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है, बी और सी बी। वैलेंस बैंड का मतलब क्या होता है, वो बैंड जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पड़े हुए होते हैं। कंडक्शन बैंड का क्या मतलब होता है, उससे जो ऊपर वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे जो खाली पड़े होंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, जा सकता है। जैसे जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कराते थे ना, कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, अपर लेवल में चला गया, ठीक है, तो वो अपर लेवल में कहा जाता है, अपर लेवल में जाता है वो कंडक्शन बैंड के अंदर, ठीक है। अभी तक तो आप ये बोल देते थे कि एक्साइटेशन हो गया इलेक्ट्रॉन का, वो अपर लेवल में चला गया, ठीक है। सॉलिड स्टेट में क्योंकि हमें एक्सप्लेन करना है, तो हमने उसी अपर लेवल को क्या बोल दिया है, कंडक्शन बैंड बोल दिया है, समझिए। तो वैलेंस बॉन्ड बैंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, जो एक्साइट होकर ऊपर जा सकते हैं, अदर ऑर्बिटल्स में जा सकते हैं। आप देखिएगा, समझिएगा, ये एक तरीका है सिर्फ आपको समझाने का कि भाई इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है, कि भाई आपका वैलेंस बैंड कौन सा होगा, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कंडक्शन बैंड जो आपके जो भी एक्साइटेशन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो होगा अपर लेवल में जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, समझिएगा, ये एग्जैक्टली ऑर्बिटल की बात नहीं है, ये सिर्फ समझाने का तरीका था मेरा, कि जैसे ऑर्बिटल से एक्साइटेशन होता है, ऐसे बैंड से एक्साइटेशन होता है, ठीक है। ये कतई बैंड और ऑर्बिटल को मिक्स मत करना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा बच्चा, बैंड में मैंने क्या बताया, एक वैलेंस बैंड है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और कंडक्शन बैंड इसके ऊपर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जाता है, क्लियर, जैसे मैंने वहां पर एक्साइटेशन बताया आपको, ओके। आप देखिए, समझिएगा बेटा, कहीं कहीं पर क्या होता है, कोई भी मेटल होती है जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होती है, कोई होती है जो कम होती है, ठीक है। इसका रीजन क्या हो सकता है, इसके रीजन हो सकता है ये दो तरीके के बैंड। अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों बहुत ज्यादा ओवरलैप है, यानी एक दूसरे के ऊपर है, तो क्या होगा, बहुत कम ही एनर्जी देनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वैलेंस बैंड से किसमें चला जाएगा बेटा जी, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, हाईली कंडक्टर होगा, यानी जहां पर ओवरलैपिंग बैंड्स होंगे वहां पर कंडक्टेंस क्या होगी बेटा जी, कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। अब समझिए, ठीक है, देखना बेटा, एक और चीज समझना कि यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि वैलेंस बैंड में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसका फील्ड होगा, जैसे मान लीजिए कि वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, तो उसकी भी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। ओवरलैप्ड है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ओवरलैप्ड है, एक दूसरे के ऊपर है, तो इलेक्ट्रॉन भाई एनर्जी बहुत कम देनी पड़ेगी और ऊपर वाले लेवल में चला जाएगा, तो वहां पर भी क्या होगी, मेटालिक कंडक्टेंस ज्यादा होगी। अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर फील्ड वैलेंस बैंड है, यहाँ पर फील्ड है, और ये क्या है, एम्प्टी वैलेंस बैंड है, तो बताइए एम्प्टी वैलेंस बैंड का मतलब ही क्या हुआ, वो वैलेंस बैंड जो खाली है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये है कंडक्शन बैंड, ये है कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेटा जी, ये जो वैलेंस बैंड है ये फील्ड है, और ये जो वैलेंस बैंड है यानी कि जो कंडक्शन बैंड है वो क्या है, एम्प्टी है, क्लियर। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा सकता है। तो ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये है कि जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं, इनमें जो बैंड होंगे, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की जो डिस्टेंस होगी वो बहुत कम होगी, बहुत कम, या तो बहुत ही कम होगी, या फिर दोनों बिल्कुल एक दूसरे के मतलब ऊपरलैप नहीं, ओवरलैप हो रहे होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होंगे, समझ रहे हो, ताकि एनर्जी बहुत कम जाए और फटाफट इलेक्ट्रॉन कूदकर कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में जैसे ही पहुंचा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, दैट मींस मेटालिक कंडक्टर होगा, क्लियर, समझ आए बात, समझ आए, ठीक है, ओके, क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ओके। अब आगे बढ़े तो यहाँ पर आप खुद बोल सकते हो कि भाई इंसुलेटर में कैसा होना चाहिए, इंसुलेटर में कैसा होना चाहिए, यहाँ पर अगर वैलेंस बैंड है तो कंडक्शन बैंड कहीं बहुत ऊपर, एग्जाम्पल्स तो लिख लिए होंगे ना, ठीक है, बोल्ड रबर में यहाँ लिख देते हैं, कंडक्शन बैंड बहुत ही ऊपर होगा, ठीक है, ये रहा कंडक्शन बैंड, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि लार्ज गैप है, कि अगर आप एनर्जी दो भी उतनी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वहां पर उतने अपर लेवल पर जा ही नहीं पाएगा, यानी कि लार्ज गैप है,
किसके बीच में? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। क्लियर? ओके। अब देखो सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ वैलेंस बैंड है, ठीक है, और यहाँ है कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो होगा बेटा जी, वो क्या होगा? स्मॉल एनर्जी गैप, यानी कि यहाँ पर जो गैप है एनर्जी का वो बहुत ही कम होता है। क्लियर? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप क्या होता है बेटा? बहुत कम होता है। अच्छा बेटा, अब जैसे सिलिकॉन हुआ, सिलिकॉन को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर की बात हो रही है ना। अब देखिए बेटा जी, इसके अलावा जैसे कि हमारा हुआ आर्सेनिक हुआ, जर्मेनियम हुआ, तो ये क्या होते हैं बेटा जी, यहाँ पर ना ये इस गैप को अब एक बात समझिए, इतनी एनर्जी तो आपको फिर भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स को और बेहतर कंडक्टर बनाने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम बोलते हैं डोपिंग, ठीक है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया था, डोपिंग, ठीक है। जब हमने डिफेक्ट्स पढ़े थे तो उसमें एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट आया था, और इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या था? यस, इम्प्योरिटी इन कोवेलेंट सॉलिड्स। तो वो जो कोवेलेंट सॉलिड्स में क्या करते थे, आप डोपिंग लगाते थे। वो डोपिंग किस लिए थी, मैंने वहां पर भी बताया था आपको, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बेटर कंडक्ट हो सके, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर समझ में आया, इलेक्ट्रिसिटी बेटर कंडक्ट हो सके, ठीक है। इसीलिए हम क्या कराते हैं, इनके अंदर डोपिंग कराते हैं। गैप क्या होगा? स्मॉल गैप होगा। इसके अंदर क्या होगा? बहुत ही लार्ज गैप होगा कि मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पड़े भी हो तो जा नहीं पा रहे ऊपर, ठीक है, यहाँ पर जा सकते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल ओवरलैप है कि भाई बहुत थोड़ी सी एनर्जी दो, इशारा करो और हम चले ऊपर, ठीक है। बस इस तरह से इलेक्ट्रॉन तैयार बैठे हैं कि बस इशारा काफी है तुम्हारा और हम चले जाएंगे ऊपर। और कंडक्शन बैंड में जाकर हम क्या साबित कर देंगे, हम आपको कि हम मेटल्स हैं, हमारा जन्म ही हुआ है इलेक्ट्रॉन देने के लिए और यस, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को परस्यू करने के लिए। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा जी। यहाँ पर ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है। इस वाले पोर्शन से बेटा जी जो आपके पेपर में पूछ सकता है वो बस ये बैंड थ्योरी पूछ सकता है, ठीक है। दिस बैंड थ्योरी इज इंपॉर्टेंट कि इसमें कितना गैप होता है, अदरवाइज इसको आप पूरे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो तो इससे बहुत चांसेस नहीं आते, ये रेंज भी नहीं पूछता है, ठीक है। तो बैंड थ्योरी आपको समझनी थी, वो आपके बेसिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्यों होती है मेटल्स में, वो मैंने आपको बता दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जल्दी हो जाती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है। अच्छा अब आगे आते हैं। देखिए बेटा जी, सॉलिड्स ऑन बेस्ड ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अभी तक तो हमने किया इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, बट अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर करें तो कितने तरीके के होते हैं? तरीके तो मैंने लिखे हैं 5, ठीक है। पैरा, डायरा, थोड़ा बहुत आप पहले भी पढ़कर आए हो बेटा 11th क्लास में, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। अब निकालना सीखते थे, याद करो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, एमओटी से निकालते थे ना बेटा जी, एमओटी से, ठीक है, निकालते थे कि कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है। तो ये तीनों तो, दोनों तो आपने पढ़े हुए हैं, 3 नहीं पढ़े हुए। चलिए अब थोड़ा सा इसके बेसिक की बात कर लेते हैं कि बेटा जी जो सॉलिड्स होते हैं ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते ही क्यों है, ठीक है। तो इसका एक रीजन ये होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ना, एवरी इलेक्ट्रॉन इज अ टाइनी मैग्नेट। हर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बेटा जी एक टाइनी मैग्नेट होता है, ठीक है। अब टाइनी मैग्नेट किस लिए है? क्योंकि बच्चा जो इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे हमारी अर्थ के वही घूम रही, ठीक है, सन के चक्कर लगा रही है, ऑर्बिट कर रही है उसको, ठीक है। तो जैसे अर्थ घूमती है ना, पूरा चक्कर भी लगा रही है ऐसे, और अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है, ठीक है। भाई अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर भी घूमते घूमते क्या कर रही है बेटा जी, चक्कर लगा रही है, सन के चक्कर लगा रही है, उसको रिवॉल्व कर रही है। तो इस बात को समझिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी बिल्कुल इसी तरह से चक्कर लगाता है, बिल्कुल इसी तरह से चक्कर लगाता है कि एक तो वो अपनी एक्सिस पर घूमता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरा न्यूक्लियस के सराउंडेड घूमता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो जाता है बेटा जी, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको अपर जो क्लासेस होती है उनमें बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है बेटा जी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम आएगा, ठीक है, और क्योंकि ऑर्बिट कर रहा है
तो वो आएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। दो तरह के मोमेंटम होते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और इससे जनरेट होता है बेटा जो नेट मैग्नेटिक मोमेंटम आता है, या नेट मैग्नेटिक मोमेंट। और इसी की यूनिट होती है बेटा जी बोहर मैग्नेटॉन, बीएम, ठीक है, बोहर मैग्नेटॉन। ओके, डन, समझ आए? ओके, अच्छा, बोहर मैग्नेटॉन की जरूरत बहुत पड़ेगी आपको जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ोगे, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ोगे, तभी बहुत जरूरत पड़ेगी। अभी पहले यहां पर आते, देखो बेटा जी एमओटी से आप फाइंड आउट कर लेते थे कि पैरामैग्नेटिक कौन है, डायमैग्नेटिक कौन है। तो याद करो कैसे निकालते थे, ठीक है। आपको यही बताया जाता था कि अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, यानी कि वो रिस्पॉन्ड करेगा इन द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक में क्या होगा बेटा जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे पहले ये समझिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होता है बेटा जी, ऑल पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। यही तो था कि मान लीजिए एक अनपेयर्ड है तो ये क्या करेगा बेटा जी, ये एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये अनपेयर्ड है, अकेला इस तरीके से पड़ा हुआ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में ना ये रिस्पॉन्ड करेगा, और इसके रिस्पॉन्ड करने की वजह से क्या होगा, ये वीकली अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में, इसीलिए इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और इन सब को फाइंड आउट किया जा सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर मैं बात करूं 20 इलेक्ट्रॉन तक जो है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं हम एमओटी से, ठीक है। अदरवाइज हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आप होम्स रूल से करते हैं, ठीक है, उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बट वो भी इन सम केसेस है, ठीक है। एमओटी से भी आप सबका नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो बेटा Fe+3 है, आप निकाल सकते हो अनपेयर्ड है या नहीं, ठीक है। Cu+2 है, Cr+3 है, तो इन सब में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, और जिनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है वो क्या होता है, वो वीकली अट्रैक्टेड होता है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, इसलिए इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, ठीक है। डायमैग्नेटिक क्या होगा, डायमैग्नेटिक में क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसे इस तरीके से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये जब मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड इसको रिपेल करेगा, तो तू पास मत आ, तू जा, तेरे अंदर तो इलेक्ट्रॉन, भाई समझो ना, इसका स्पिन, ठीक है। ये बोलने के लिए होता है, सिर्फ ऐसे कैंसिल आउट होते नहीं है, ठीक है। ये हमने माना हुआ है, ठीक है। अगर आप क्वांटम पढ़ोगे, क्वांटम थ्योरी पढ़ोगे बच्चा, जो इसमें होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, अगर इसको बहुत ढंग से क्वांटम को पढ़ाया जाए तो आपको ये बातें क्लियर हो जाएगी, बट आपको जरूरत क्या है उतना पढ़ने की, है ना, जितना जरूरत है आप उतना पढ़िए। अभी चलिए कहाँ रहे आप, हाँ यहाँ थे। तो ये क्या करेगा, डायमैग्नेटिक है तो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, भगाएगा, समझ गए। तो यानी कि जहां पर भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, वीकली रिपेल्ड होगा बाय मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और एग्जांपल्स हो गए जैसे NaCl है और बेंजीन है, वाटर है, ठीक है, डन, समझ आया, ओके। अब आते हैं बेटा जी तीन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर, फेरो, एंटी फेरो और फेरो। फेरोमैग्नेटिक जो होते हैं दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। क्यों अट्रैक्ट होते हैं बेटा जी, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना मेटल के अंदर, जैसे आयरन है, इनको तीनों को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, याद रखेंगे क्योंकि इसका एग्जाम्पल पूछता है, इसको याद रखेंगे, फिकोनी, और ये सिर्फ यही नहीं है, इस फिकोनी की जरूरत आपको कहां पड़ेगी, जब मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाऊंगी वहां पर भी फिकोनी की जरूरत पड़ेगी, और जब इनऑर्गेनिक एक्सेप्शंस बताऊंगी तो वहां पर भी फिकोनी की जरूरत पड़ेगी, तो अभी से याद रखें, ठीक है। तो वहां पर यू कैन कोरिलेट। चलिए, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। अब ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने बनाए हैं बेटा जी जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ठीक है, व्हेन देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे एक आयरन के टुकड़े में, तो वो सारे ना जिनकी फील्ड एक तरफ होती है, यानी जिनकी डायरेक्शन एक तरफ होती है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो एक तरफ, क्योंकि देखो मान लीजिए यहाँ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो ये मिलके ना इनको हम क्या कह देते हैं कि इनका एक डोमेन है, मान लीजिए सबके सब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, तो इनका एक डोमेन है। अगर इस तरफ है, इस तरफ से, तो इनका एक डोमेन है, ठीक है। तो क्या है, ये पूरा कंप्लीट डोमेन है, ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं है,
इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी डायरेक्शन यही है, समझ रहे हो? तो ऐसे ही ये सारे डोमेन जो है बेटा जी, ये एक तरफ अलाइन होते हैं, एक तरफ अलाइन होते हैं, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड के पास में जब इनको ले जाया जाता है तो बेटा जी ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। आपने भी देखा होगा, जैसे सपोज आयरन होता है, आयरन पर जब आप मैग्नेट को लेकर जाते हो तो अट्रैक्ट होते हैं ना वो आपस में, ठीक है? कभी उसको अलग हटाओगे तो बहुत फोर्स लगाना पड़ता है आपको उसको हटाने के लिए, ठीक है? क्लियर हो रही है बात? तो फिकोनी, ठीक है, क्या है? फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म कब होता है? जब सारे के सारे जो डोमेन है उनकी एक साइड में या मैग्नेटिक एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है? जिससे मैंने बनाया है। फोटो याद रखना बेटा इसकी। चलिए अब आगे आते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरो में क्या होगा? इसका ऑपोजिट, कि मान लीजिए आधे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऊपर थी, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे जिनकी डायरेक्शन ऊपर थी, यानी कि डोमेन है, एक डोमेन में डायरेक्शन सबकी ऊपर है, अगला ही डोमेन ऐसा होगा जिसमें सबकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नीचे हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, नीचे, ठीक है? यानी कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो मैग्नेटिक मूवमेंट टोटल कितना हो गया बच्चा? 0 हो गया, खत्म, खलास। भाई इसने यही खलास कर दिया, इसको इसने यही खलास कर दिया, समझ आ गया? क्लियर? चलिए ये हो गया एंटी फेरो। अब आते हैं हम अपने फेरी पर, ठीक है? तो फेरी पर बात करते हैं बेटा जी। जो फेरी मैग्नेटिक होगा इसमें क्या रैंडम है, ठीक है? इसमें क्या होता है, ये पोजेस तो करते हैं मैग्नेटिज्म को पोजेस करेंगे, बट इसमें क्या है कि जो डोमेन्स है दे आर सो रैंडम। वो क्या है? रैंडम है। जैसे कि एक अपसाइड है, एक डाउन साइड हो गया, फिर अपसाइड है, फिर अपसाइड है, फिर अपसाइड है, ठीक है? तो ये होते हैं, जैसे Fe04 होता है बेटा, फेराइट्स होते हैं, फेराइट्स, ठीक है, जो होते हैं, ये भी क्या शो करते हैं बेटा जी? फेरी मैग्नेटिज्म। अब आपको इसमें क्या याद रखना है, पेपर में क्या आएगा इसमें से आएगी बेटा जी इनकी पिक्चर, ठीक है? इन तीनों की पिक्चर, ये आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है? और इन तीनों के एग्जाम्पल ये आपको याद रखने हैं। इसमें तो Mn के होंगे बच्चे बेटा जी, इसमें एंटी फेरो में क्या होंगे? Mn के होंगे। ऊपर याद करा मैंने फिकोनी, और नीचे क्या बेटा जी? फेराइट्स, Fe3O4। क्लियर? तो इसमें से एग्जाम्पल पूछ सकता है, ये फोटो पूछ सकता है, और सॉरी सीबीएसई के पेपर में बेटा जी इसमें से थोड़ा सा शॉर्ट नोट पूछ सकता है। और अगर बात करूं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो इसमें से आने के चांसेस कम होते हैं। बाकी आप इनकी फोटो कर लीजिए, ठीक है? ये तीनों जो लिखे हुए इनकी फोटो और बैंड थ्योरी यहाँ से, दैट इज सफिशिएंट। बहुत ज्यादा इस टॉपिक को बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत ज्यादा मतलब कहूँ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ाते इसमें क्योंकि सिलेबस में है और कभी कभार इसमें से आने के चांसेस होते हैं, ठीक है? एंड दैट इज अप टू यू कि आपको कितना पढ़ना है, ठीक है? इतना जितना आपको लेक्चर में कराया है दैट इज सफिशिएंट, ठीक है? इससे ऊपर करने की जरूरत नहीं है, इतना कर लेंगे बहुत है। ओके, तो चलिए अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको शेयर करते रहिए। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय।